स्वागत है दोस्तों वन पीस के चैप्टर 1173 में। और भाई साहब, इस चैप्टर में एक्शन तो है ही, लेकिन ब्रुक से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आया है जो आपको चौंका देगा। चैप्टर का नाम है वॉरियर्स जनरेशन, यानी योद्धाओं की पीढ़ी। सबसे पहले बात करते हैं कवर पेज की। यहाँ एक फनी सीन है जहाँ उसॉप अपनी नाक पर शहद लगाकर बीटल्स पकड़ने का इंतजार कर रहा है, लेकिन पेड़ के पीछे छुपा चोपर उस शहद को देखकर ललचा रहा है। क्लासिक चोपर मोमेंट। अब चलते हैं मुख्य कहानी पर। चैप्टर की शुरुआत एक धमाकेदार डबल पेज से होती है। डोरी, ब्रोगी और डोमी, जो अब रिवर्सड जायंट्स बन चुके हैं, वेस्टर्न विलेज पर भयानक हमला कर रहे हैं। हालात बहुत खराब हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है जोरो की। जोरो एक बहुत ही स्मार्ट मूव चलता है। वो जमीन पर लड़ने के बजाय जायंट्स के सिरों के ऊपर कूदना शुरू कर देता है। ऐसा करके वो न सिर्फ उनके हमलों से बच रहा है, बल्कि डोमी रिवर्सल के असर से भी खुद को महफूज रख रहा है। जैसे ही जोरो इन जायंट्स के बीचों बीच पहुंचता है, वो हवा में और ऊंचा कूदता है और अपना खतरनाक मूव इस्तेमाल करता है, सेंटोरियो ओगी रोकुडो नो सुजी, यानी क्रॉसिंग द सिक्स पाथ्स। जोरो यहाँ रुकने वाला नहीं है। इसके बाद हमें एक और इनक्रेडिबल डबल पेज देखने को मिलता है। डोरी और ब्रोगी मिलकर जोरो पर हमला करते हैं, लेकिन जोरो अपनी तलवारों के फोर्स से खुद को वहां से हटा लेता है और नतीजा, डोरी और ब्रोगी का हमला एक दूसरे को ही लग जाता है। दोस्तों, यह सीन हमें लिटिल गार्डन की उनकी पुरानी लड़ाई की याद दिलाता है, लेकिन इस बार यह मजाक नहीं है। उनके हमले इतने तेज थे कि उन्होंने एक दूसरे के शरीर के हिस्सों को काट दिया है। यह लड़ाई अब खूनी हो चुकी है, लेकिन चैप्टर का सबसे बड़ा ट्विस्ट अब आता है। सीन शिफ्ट होता है ब्रूक पर। वो अभी भी बंधा हुआ है, लेकिन रेंगते हुए गुंको के पास पहुंचता है और यहाँ ब्रूक कुछ ऐसा कहता है जिससे सबके होश उड़ गए। वो गुंको को प्रिंसेस सूरी बुलाता है। ब्रूक का मानना है कि गुंको की उम्र 80 साल के आसपास होनी चाहिए। ब्रूक का गुस्सा यहाँ देखने लायक है। ब्रूक चिल्लाता है, वो चेहरा, वो नीले बाल, अलग अलग रंगों की वो आंखें, होली लैंड से तुम्हारा वो कनेक्शन, और तो और मेरे संगीत के लिए तुम्हारा वो प्यार, सब कुछ मेल खाता है। सही कहा ना मैंने, प्रिंसेस सूरी। ब्रूक यहाँ नहीं रुकता। वो अपने दर्द को बयां करते हुए कहता है, मैं तुम्हें याद भी नहीं रखना चाहता। तुम फादर स्लेयर हो। तुमने उस इंसान की जान ली जो मेरा बेनिफैक्टर था, जिसका मुझ पर बहुत एहसान था। ब्रूक की ये कड़वी और दर्दनाक बातें सुनकर गुंको कुछ पलों के लिए होश में आती है। उसे शायद कुछ याद आने लगता है, लेकिन इमू ऐसा होने नहीं दे सकता। इमू उसे वापस कंट्रोल कर लेता है और उसे पूरी तरह होश में नहीं आने देता। कहानी के आगे है गुंको की दर्दनाक आवाज। वो ब्रूक के बारे में कहती है कि वो संघर्ष कर रहा है। ओह, तभी हमें इमू की आवाज सुनाई देती है। इमू को यकीन नहीं हो रहा। वो घबराहट में कहता है, गुंको, तुम मुझे ये मत कहना कि तुम्हें पुरानी बातें याद आने लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, गुंको की याददाश्त वापस आ रही है और जैसे ही उसे होश आता है, वो जोर से चिल्लाती है, आह, भागो ब्रूक। गुंको पूरी ताकत लगाकर ब्रूक और स्ट्रॉ हैट क्रू को उन जानलेवा तीरों से आजाद कर देती है, लेकिन खुश होने का समय नहीं है। इमू फिर से गुंको के दिमाग पर काबू पा लेता है और उसे मजबूर करता है कि वो ब्रूक पर ही हमला करे। उसी वक्त हमारा हीरो सांजी, नामी और उसके ग्रुप के पास पहुंचता है, जो अब गुंको के तीरों से आजाद हो चुके हैं। लेकिन यहाँ एक और मुसीबत है। रॉबिन अभी भी हिल नहीं पा रही है, क्योंकि वो सोमर्स की वाइन्स में बुरी तरह फंसी हुई है। अब सीन शिफ्ट होता है जायंट किड्स की तरफ। वो सोमर्स और जहाज तक पहुंच चुके हैं। उनके माता पिता यानी रिप्ले और बाकी जायंट्स भी उन्हें बचाने आ जाते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में खड़ा हो जाता है वो शैतान निका एमएमए। जायंट्स डरते नहीं हैं। वो वॉरियर्स जनरेशन हैं। वो सब मिलकर पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, लेकिन अफसोस, निका एमएमए उनके हमले को आसानी से झेल जाता है और अब वो पलटवार करता है बच्चों के माता पिता पर। सिचुएशन बहुत गंभीर हो चुकी है। दूर खड़े जड, गोल्डबर्ग और रोड ये सब देख रहे हैं। वो जानते हैं कि दौड़कर वहां समय पर पहुंचना नामुमकिन है। अगर वो नहीं पहुंचे तो सब मारे जाएंगे। तभी गड और गोल्डबर्ग एक फैसला लेते हैं। वो वही लेजेंडरी अटैक पोज बनाते हैं जो डॉरी और ब्रोगी इस्तेमाल करते हैं। गड चिल्लाती है, चलो यह करते हैं गोल्डबर्ग। गोल्डबर्ग समझ गया। दोनों अपनी पोजीशन लेते हैं और चिल्लाते हैं, डबल कमांडिंग। लेकिन रुको, रोड उन्हें बीच में रोकता है। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ शामिल होऊंगा। हम तुम्हें बस अभी बचा लेंगे मेरे प्यारे भाई। अब तीनों अपनी ताकत मिलाते हैं। नजारा देखने लायक है।
गर्ड गोल्डबर्ग और रोड एक साथ ट्रिपल कमांडिंग कोकोकू सॉवरेंटी और इसी के साथ तीनों की मिलीजुली शक्ति एक भयंकर हमले में बदल जाती है। ये अटैक इतना जबरदस्त था कि इसने सीधे निका एमएमए के शरीर को चीर कर रख दिया। क्या एपिक मोमेंट था। चैप्टर के आखिरी पेज पर हम देखते हैं कि निका एमएमए सोमस की ओर उड़ता हुआ आता है, लेकिन वह सोमस अपनी स्पाइक क्लैप का इस्तेमाल करके उसे खुद से दूर फेंक देता है। हालांकि निका एमएमए अंत में उस जहाज पर जा गिरता है जिसका इस्तेमाल बच्चों को अगवा करने के लिए किया जाने वाला था और उसे डुबो देता है। चैप्टर का अंत सोमस के हैरान चेहरे के साथ होता है। सोमस हैरान होकर बोलता है, यह जहाज पर गिर गया। ओह शिट। चैप्टर समाप्त। अगले हफ्ते कोई ब्रेक छुट्टी नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।